नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। सियासत में कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी की गलियों से होकर गुजरता है और यूपी का रास्ता पूर्वांचल की गलियों से। और यही वजह है कि 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी की नजर पूर्वांचल पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अभी से मोर्चा संभाल लिया। पीएम मोदी का ये दौरा कैसे गोरखपुर से वाराणसी वाया लखनऊ और फिर दिल्ली की राजनीति के लिए अहम है, ये समझना जरूरी है। दरअसल पीएम मोदी और सीएम योगी का गढ़ होने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल में एक तरफा जीत हासिल नहीं कर पाई थी और यही वजह है कि बीजेपी अभी से यहां पर अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी, जिससे अपने इस किले को दुरुस्त किया जा सके। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की जमीन दरक चुकी है, केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और 2024 में केंद्र की सत्ता से बीजेपी की विदाई तय। पूर्वांचल बनेगा बीजेपी का ट्रम्प कार्ड। पीएम मोदी ने पूर्वांचल से ठोक दी ताल। जातियों का समीकरण कैसे साध पाएगी बीजेपी? मोदी और योगी की साख रहेगी दांव पर। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव जबरदस्त होने जा रहा है। एक तरफ विपक्षी दल एकजुटता के जरिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का खाका तैयार कर रहे हैं, बैठकों के जरिए अपनी रणनीति को धार देने की कवायद में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने यूपी फतेह कर लिया, समझो दिल्ली की गद्दी का सफर आसान कर लिया। और यूपी के बारे में कहा जाता है कि अगर जीत का डंका बजाना है तो पूर्वांचल की नब्ज पर पकड़ बनाना जरूरी है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को चित करने के लिए अपना दांव चल दिया है। गोरखपुर की धरती पर पीएम मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पहुंचे। हालांकि गोरखपुर में पीएम मोदी ने कोई राजनीतिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का जिस तरह से कांग्रेस समेत विपक्ष ने विरोध किया था, वैसे में गीता प्रेस के कार्यक्रम में शिरकत कर पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि विपक्ष के विरोध से वाले नहीं हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का मेरा गोरखपुर दौरा विकास भी विरासत भी की नीति का अद्भुत उदाहरण है। इस दौरान पीएम मोदी ने आज गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, यानी गीता प्रेस के जरिए विरासत को बढ़ाया, तो वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देकर विकास के पहियों को तेज रफ्तार दी। लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। गोरखपुर में जहां प्रधानमंत्री मोदी सियासी बयानबाजी से दूर रहे, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचते ही विपक्ष के प्रति उनके तेवर तल्ख हो गए। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। वाराणसी को पीएम मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट का पुनर्विकास, गंगा घाटों पर जेटी का निर्माण, हजारों करोड़ रुपए की रेल परियोजना, आवास, सुरक्षा और यातायात से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी जनसभा के पहले पीएम आवास और स्वनिधि के चुनिंदा 20 लाभार्थियों से उन्होंने संवाद भी किया। ये पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 41वां दौरा है। पिछले 9 साल में पीएम मोदी 40 बार अपने संसदीय क्षेत्र आ चुके हैं। जाहिर है गोरखपुर और वाराणसी के जरिए पीएम मोदी पूर्वांचल को साधना चाहते हैं। वो भी क्यों नहीं, सियासी नजरिए से देखें तो पूर्वांचल बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल के सियासी समीकरण की बात करें तो पिछले चुनाव में यहाँ की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 17, जबकि सहयोगी दल
अपना दल एस के पास 2 सीटें हैं, यानी 26 में से 19 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर होने की वजह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की साख दांव पर लगी है। लेकिन क्लीन स्वीप का रास्ता बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है। कैसे जातियों को साधेगी बीजेपी? पूर्वांचल के बड़े हिस्से पर ब्राह्मण वोटरों का प्रभाव। ओबीसी समाज के पास है सत्ता की चाबी। पूर्वांचल के कई हिस्सों में मुस्लिम वोटर बिगाड़ सकते हैं खेल। दलित समाज के मतदाताओं की भी अहम भूमिका। सीएम योगी और पीएम मोदी का गढ़ होने के बाद भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 में पूर्वांचल के क्षेत्र में एक तरफा जीत नहीं मिल पाई थी। पार्टी ने इस हिस्से की कुल 26 में से 17 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 2 सीटें सहयोगी अपना दल एस के खाते में गई थी। इसीलिए बीजेपी अब अभी से ही 2024 की सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है, जिससे अपने सियासी किले को दुरुस्त कर सके। बीजेपी के लिए यहाँ चुनौती मोदी मैजिक के साथ साथ जातिगत समीकरण सही बैठाने की भी है। यही कारण है कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपने खाते में 7 सीटें दर्ज की थी। इतना ही नहीं, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के कई इलाकों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था, जिसमें आजमगढ़, अंबेडकर नगर जिले शामिल थे। इसके अलावा गाजीपुर, मऊ और जौनपुर में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब था। पूर्वांचल के श्रावस्ती, गाजीपुर, मऊ, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार मिली थी। हालांकि आजमगढ़ सीट बीजेपी उपचुनाव में जीतने में सफल रही थी। यही वजह है कि बीजेपी खासतौर पर उन सीटों पर भी फोकस कर रही है जिनमें पिछले चुनाव में उससे शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो मिशन 2024 फतेह करने को लेकर बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश, खास तौर पर पूर्वांचल से दांव चल दिया गया है। उधर विपक्ष की तरफ से आरोप यही लगाया जा रहा है कि जनता त्रस्त हो चुकी है और 2024 में बीजेपी की सत्ता से विदाई तय है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ अश्वनी शाही जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मैं अश्वनी भाई आपसे ही करूंगा। पूर्वांचल बनेगा यूपी का ट्रम्प कार्ड? जी देखिए, पूर्वांचल एक ऐसी उपजाऊ जमीन है जिसने इतने प्रधानमंत्री देश को दिए। आप सभी बड़े नाम देख लीजिए, चाहे फूलपुर से जवाहरलाल जी रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भी हैं। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत है और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने आज जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा जो गोरखपुर में उन्होंने काम किया है गीता प्रेस का। कांग्रेस ने देखिए किस तरीके से विरोध किया गीता प्रेस के पुरस्कार पर, और आज गीता प्रेस में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही शानदार संदेश देने का काम किया है देश में। जहां गीता है वही कृष्ण है, ये संदेश दिया उन्होंने। उस संदेश के मायने आप निकालिए किस तरीके से वहां पर लोग जो है आतुर होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो पूरे देश में हम लोगों ने जो टारगेट रखा है 300 पार का भारतीय जनता पार्टी और बाकी 400 पार का एनडीए के साथ, तो हम लोगों का वो नारा मजबूत करने में पूर्वांचल बहुत ही बड़ा योगदान करेगा। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश में 80 का हम लोगों ने नारा दिया है कि 80 हम लोग जीतेंगे इस बार, तो उसमें पूर्वांचल भी आता है। और आज सबसे बड़ी बात आपको बताऊंगा अक्षय जी, कि उत्तर प्रदेश में चाहे कहीं भी हो, आप काम की प्रगति देख लीजिए, यहाँ डबल इंजन की सरकार की चीजें दिखती हैं। क्या दिख रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देख लीजिए, लैंड लॉक पूरा उत्तर प्रदेश था, आज
माननीय अखिलेश जी जो है अभी उस एक सड़क बनवाए, बहुत अच्छा काम किया, मैं बधाई देता हूं उनको। लेकिन उस पर से उतर नहीं है वो, और पूरी समाजवादी पार्टी उसी पर है कि हमने बनवाया। लेकिन आज हम 19 की बात कर रहे हैं, 7-8 तो चालू हो गए हमारे। लैंड लॉक स्टेट में हमने वाटर वेज का काम किया अक्षय जी। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को हटाकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की। हमने एक ऐसा एनवायरमेंट तय किया उत्तर प्रदेश में जो कि पिछली सरकार ने नहीं दे पा रही थी, और आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में। अश्वनी भाई, इन तमाम बातों के बीच जो तमाम काम आप उपलब्धियां सरकार की गिना रहे हैं, उनके बीच मोदी लहर के बावजूद पिछले चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी जीत नहीं दर्ज कर पाई। ऐसे में 80 सीटों को लेकर आप दावा कर रहे हैं, ये मुमकिन कैसे होगा? अब देखिए, आप 2014 के चुनाव में चलिए तो हमारे पास जो है 73 सीटें थी या नहीं थी, एक परिवार के पास 5 सीटें थी, बाकी 0 थे। इस बार देखिए, चले माफी चाहूंगा अश्वनी जी, आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। बीमारी में खस्ता हाल हो जाती है और गरीब के सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो अपनों को अपनी आंखों के सामने जिंदगी के लिए संघर्ष करते देखे, या घर खेत बेच दे, किसी से इलाज के लिए कर्ज ले। जब प्रॉपर्टी बिकती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो आने वाली कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना आज गरीब को इसी संकट से बचा रही है। इसलिए मैं मिशन मोड पर लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा। आज भी यहां से 1,60,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बंटना शुरू हुआ है। भाइयों और बहनों, देश के संसाधनों पर वंचितों का, गरीबों का सबसे बड़ा हक होता है। पहले बैंक तक पहुंच भी सिर्फ अमीर लोगों की होती थी। गरीबों के लिए तो ये माना जाता था कि पैसा ही नहीं है तो बैंक खाते का क्या करेंगे। कुछ लोग सोचते थे कि गारंटी देने के लिए कोई नहीं है तो बैंक लोन कैसे मिल पाएगा। बीते 9 वर्षों में इस सोच को भी भाजपा सरकार ने बदल दिया। हमने बैंकों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। हमने करीब 50 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण बिना गारंटी दिए। यहां यूपी में भी करोड़ों लाभार्थियों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाकर अपना काम शुरू किया। इसमें सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक परिवारों से जुड़े साथियों और महिला उद्यमियों को हुआ। यही तो सामाजिक न्याय है जिसकी गारंटी भाजपा सरकार दे रही है। साथियों, हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले साथी भी अधिकतर वंचित समाज से ही आते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने इन साथियों को भी सिवाय अपमान और प्रताड़ना के कुछ नहीं दिया। रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों को दुत्कार देता है, गाली देकर चला जाता है। लेकिन गरीब मां का बेटा मोदी इनका ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पा रहे थे, अपने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे थे और पिछली सरकारों में क्या नहीं हुआ उसको लेकर भी जमकर प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं चंद्रेश कुमार सिंह जी आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विरासत को भी साथ में लेकर चल रही है और विकास को भी। विपक्ष के पास काट क्या होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को मैं बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैं देख रहा था कि देश के इतने उच्च पद पर आसीन होकर देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से खुलेआम झूठ बोले जा रहे थे। उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड की बात की और उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों से ऊपर को आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड किया गया है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि पिछले सालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों का इन्होंने इलाज करवाया है? इनके पास कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है। इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की। सरकारी योजनाएं कहती हैं कि लगभग 90% उज्ज्वला अभ्यर्थियों ने अपने गैस नहीं भरवाए। जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी को राजस्थान सरकार से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमने लोगों को एक राहत पैकेज दिया जिसमें वो 1000 से 2000 तक प्रति माह बचा सकते हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर राजस्थान की सरकार दे रही है। क्या प्रधानमंत्री जी को इससे नहीं समझना चाहिए, सीख लेना चाहिए? और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की बात कर रही है। प्रधानमंत्री जी इस विषय पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो विकास की बात कर रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से श्रीमान जी कि प्रधानमंत्री जी बनारस से आते हैं, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आते हैं और ये बता दें कि गोरखपुर से बनारस के बीच में इन्होंने कितनी इंडस्ट्री लगाई है। प्रधानमंत्री जी जो वहां के बनारस के कालीन उद्योग हैं, जो बनारसी साड़ी उद्योग हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि उन उद्योगपतियों का, उन छोटे मोटे हथकरघा उद्योग वालों का क्या हालात है? जीएसटी ने कमर तोड़ के भदोही के कालीन उद्योग और बनारसी के साड़ी उद्योग का रख दिया है। प्रधानमंत्री जी बातें करने में धनी है तो बातें करे, लेकिन उनके पास सिर्फ भविष्य लक्ष्य बातें होती हैं, वो वर्तमान पर और फैक्ट पर बात नहीं करते। हमारे बीच आदरणीय अश्विनी शाही जी हैं, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में तो विकास ही विकास दिख रहा है। अश्विनी जी, प्रत्येक जिले के इंटरनल रोड का सर्वे करवा लीजिए और यदि आप अपने जिले में इंटरनल रोड से संतुष्ट हैं तो मैं आपके सामने सर झुकाकर स्वीकार करता हूं। नहीं, लेकिन चंद्रेश भाई, ये आपने सरकार की तमाम नाकामियों को रखा कि सरकार इन मोर्चों पर फेल है, तो ये आपकी सफलता कैसे हो जाएगी? इस देश में ये विपक्षी सफलता कैसे हो पाएगी? लोग पूछेंगे नहीं कि अगर आप सत्ता में आप आज आते हैं तो आपका विजन क्या है, आप क्या करेंगे? हमारा विजन स्पष्ट राजस्थान के माध्यम से हमने दिखाया कि लोगों को राहत पैकेज दिया। इन्होंने जो वादे किए थे पूरा नहीं कर पाए, उसको हम पूरा करेंगे। इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना पाए। काशी को क्योटो बनाने की बात कही थी, स्विस बैंक से उधार पैसा वापस लाने की बात की थी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, महंगाई को कम करने की बात की थी। इन्होंने रुपया को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने की बात की थी और किसी भी वादे को सरकार ने पूरा नहीं कर पाया। हमारा एजेंडा साफ है, हम गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, वहां पर कांग्रेस की मौजूदा हालात क्या है, स्थिति ये किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कौन सा करिश्मा, ऐसा कौन सा चमत्कार होगा आने वाले कुछ महीनों में कि कांग्रेस को लगता है कि बाजी पलट सकती है? रविंद्र प्रताप सिंह जी भी मेरे साथ हैं। रविंद्र प्रताप सिंह जी, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है, क्या तैयारी आप लोगों की? एक तरफ बीजेपी है जो लगातार अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है, अभी विपक्षी एकजुटता की कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। बिना विपक्षी एकता के 2004 में इंडिया शाइनी को बाहर कर दिया था। सब लोग अलग अलग लड़े थे जी, और इंडिया शाइन बाहर हो गया। इतना बड़ा कथा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मोदी जी का जीवन भर नहीं हो पाया। और फिर हम लोग साथ आए कांग्रेस के नेतृत्व में और सरकार बनाई 10 साल तक। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव से पहले एक बहुत संगठित तरीके से विपक्षी एकता हो रही है और कांग्रेस ने जितना खुला दिल दिखाया है मुझे लगता है ये सराहनीय है। अब आते हैं मुद्दे पे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में स्थित क्या है।
जो अंतिम चुनाव बीजेपी उत्तर प्रदेश में लड़ी 30% वोट पाई। इससे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, उसमें बीजेपी के 12% वोट कम हो गए। फिर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, 50% वोट पाई थी बीजेपी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनके 9 सीटें कम कर दी थी। उसी के बीच में चुनाव हुआ था 10,000 मतदाताओं का ग्रामीण स्तर का, हमारी 707 सीटें आई थी, जबकि कोई गठबंधन नहीं था, और इनकी 720 सीटें आई थी। तो निरंतर बीजेपी हार की तरफ है। और उस समय पुलवामा कांड था, अब ऐसा कांड अगर करेंगे भी, ऐसा षड्यंत्र करेंगे भी, तो जनता उसका जवाब देगी। नहीं, लेकिन मुझे इस बात का जवाब तो रविंद्र प्रताप सिंह जी दीजिए। आपने पिछले चुनाव का एग्जाम्पल दिया कि पिछले चुनाव में ये स्थिति थी, ये कारण रहे, लेकिन पिछले चुनाव को तो आप लोगों ने गठबंधन में लड़ा था ना। समाजवादी पार्टी तो 5 सीटों पर सिमट गई थी। अब उससे बड़ा गठबंधन आ रहा है। कौन कौन शामिल होगा? कांग्रेस के नेतृत्व में 15 लोग शामिल हो, यानी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिहार में कह दिया गया था। इसके लिए अगली बैठक का निर्धारण शिमला में हुआ था, जिसको अभी बदल के बेंगलुरु रखा अरे गया। सर भूल जाइए शिमला, अब तो बेंगलुरु की बैठक का भी आता पता नहीं है। तो ये तो आपकी जानकारी होगी, मुझे ये जानकारी नहीं है। सर आप दोस्ती गांठने की बात कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि हमारी दोस्ती की अगली बैठक कहाँ होनी, सारे दोस्तों की। बेंगलुरु में जो बैठक होनी थी उसका भी अता पता नहीं है। और जो विपक्षी एकता का राग अलाप रहे थे दल, वो आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे पर तलवारें चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। कैसे दोस्ती हो पाएगी? ये तो आप मेरे लिए कर रहे हैं, जरा बीजेपी के लिए सुन लीजिए। शिवसेना कहाँ है? नहीं सर, ये विपक्षी दलों की है, सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। ये सारे विपक्षी दलों की बात है कि उधर जेडीयू आरजेडी में टकराव शुरू हो चुका। महाराष्ट्र का नाटक आप देख ही रहे हैं। अच्छा है, जितने इस प्रकार के भगोड़े अपराधी भ्रष्टाचारी हैं वो छोड़ के चले जा रहे हैं। बीजेपी जो ऑपरेशन लोटस के रूप में ऑपरेशन क्लीन चला रही है, उससे हमको ही लाभ मिलेगा, जनता की सिंपैथी भी मिलेगी। इनकी अपनी हरकतों से ये 12 राज्यों से घट के 6 राज्यों में आ गए हैं। यही इनकी करनी रही है। इजाजत दीजिए, मैं कुछ जवाब। ठीक है अश्वनी साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं उपाध्याय जी से एक रिएक्शन लूंगा। अभी भाई रविंद्र जी ने कहा भगोड़े अपराधी कर चले जा रहे हैं। इन लोगों ने मान लिया कि भगोड़ों को, अपराधियों को। सर ये तहमत मत लगाइए ना, तर्कों पर अगर बात रखेंगे तो बेहतर है। ये आरोप गोदी मीडिया या फला आरोप, इससे काम चलता नहीं है, लोग समझते हैं ना। तो गोदी मीडिया का नाम लिया सर, तर्कों पर बात कीजिए ना। मैं पूरा अवसर आपको दूंगा, मैं पूरा अवसर, रविंद्र प्रताप सिंह जी पूरा अवसर आपको दूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब मैं मोदी जी की बात का जवाब दे देता हूँ। मोदी जी ने कहा आयुष्मान कार्ड भेजे जा रहे हैं। जब 9 साल बीत चुका है तब आयुष्मान कार्ड भेजे जा रहे हैं। नीति आयोग महाराज आपको कुछ पता है रविंद्र जी, कुछ पता है कि कितने कार्ड लोगों ने यूज कर लिए हैं? 9 साल बीत गए। अरे कुछ जानकारी लेकर बैठिए भाई प्रभु, आपको यही नहीं पता है कि कहाँ बेंगलुरु में कब बैठक है कब नहीं है। आप फिर ये नीति आयोग कहता है कि उत्तर प्रदेश का 19वां स्थान है स्वास्थ्य में, जिसकी अभी बड़ी बड़ी बातें आदरणीय मोदी जी कर रहे थे। टीबी के पेशेंट को 500 रुपया पोषण के लिए दिया जाए, ये WHO का निर्देश दिया भी जाता था, पिछले 2 सालों से नहीं दे पा रही है सरकार 500 रुपया। इतनी बड़ी बड़ी बातें स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रही है। उत्तर प्रदेश में दवाइयां नहीं है, किसी से CPSC पे चले जाइए। फिर मुद्रा योजना की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुद्रा योजना में अगर इतना रुपया दिया होता तो भारत की अमीरी बड़ी होती। जरा भारत की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। भारत 65वां गरीब राज्य बन चुका है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और गरीब राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश की जो सालाना आय है वो 71,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति साल है, मतलब 5,838 रुपया प्रति महीना। इसमें देश की औसत आय कितनी है? पूरे देश की औसत आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,72,000 रविंद्र प्रताप उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश ये घोषणा उत्तर प्रदेश में कर रहे थे वो। तो जब उत्तर प्रदेश की जो आय है वो प्रति व्यक्ति प्रति माह 5,838 रुपए है, जबकि इसमें 2 लाख पाने वाले भी लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादातर जनता ऐसी है जिसकी आय शून्य है। तो ये उपलब्धि है जो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री होके भी अपने भाषणों में। चले ठीक, देखिए विपक्ष की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है और यही वजह है कि जनता सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी।
लेकिन जनता ये भी तो चाहती है ना कि भाई सामने वाले पार्टी को अगर हम मौका देते हैं तो आपके पास विजन क्या है, आप हमको देने के लिए क्या ऐसा आपने रणनीति तैयार की है जिससे देश का भला होगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर क्या बीजेपी के लिए पूर्वांचल बनेगा ट्रम्प कार्ड? सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक तरफ बीजेपी की रणनीति है जो लगातार दांव पर दांव चलती दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्षी एकता की बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जमकर तलवारें भी लहराई जा रही हैं। विपक्ष कंफ्यूज है क्या कि हमारा मुकाबला असल में है किससे? देखिए, जिस विपक्षी एकता की बात हो रही थी तो हम सबने उसका हास्य देखा है, और आज से नहीं इतिहास गवाह है। जी, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी विपक्षी एकता की बात होती थी, लेकिन इकट्ठे हो नहीं पाते, और कोई समझौता हो भी जाता है तो वो पता लगा दिन टूट जाता है। और जनता अच्छी तरह से जानती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी सुशील देव पार्टी का भी गठबंधन हुआ, मायावती जी के चले कितने दिन जी, वो गठबंधन फिर अपने अपने स्वार्थ जब आ जाते हैं तो वो जाता है, वो कोई कामयाब नहीं होता जी। और इस समय तो एक अस्तित्व का संकट आ गया है, और ये जो अस्तित्व का संकट है जी, वो मजबूरी में सोच रहे हैं कि भी चलो हम अकेले तो नहीं, सब मिलके शायद लड़ लेंगे तो जीत जाए, लेकिन सब मिलेंगे तब ये तो ना मुगरी लाल का हसीन सपना जी, ये कहें कि हम विपक्ष एक होना नहीं है, और हो कैसे जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी चाहती है कांग्रेस वहां चुनाव ही न लड़े, इसी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी चाहती है भी कांग्रेस और लेफ्ट चुनाव न लड़े जी, तो फिर गठबंधन होगा कैसे? ये तो हो नहीं सकता कि नहीं। बिल्कुल यही सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि सिर्फ ताल ठोक देने भर से आप अखाड़े में सामने वाले पहलवान को चित कर देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तैयारी करनी होती है ना चंद्रेश कुमार सिंह जी, लेकिन वो तैयारी तो दिखाई नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा, 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया आईसीयू में है कांग्रेस वहां पर, अब तो महज 1 सीट तक सिमट गई है। आप कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे, कैसे? 4 और 2009 में भी लोग कांग्रेस के बारे में ऐसी ही बात करते थे जी, और इसका एक शाइनिंग इंडिया चला था, और देश में अटल और आडवाणी की जोड़ी जैसे लगता था ये सितारा कभी डूबेगा ही नहीं, और अटल आडवाणी की राजनीति इस देश से खत्म हो गई। राजनीति का सूरज जो अटल आडवाणी जी की राजनीति का सूरज था हमेशा के लिए अंत हो गया। अरे आपकी पार्टी के सूरज को तो आज गुजरात हाईकोर्ट से भी झटका लग गया सर। 2004 में और 2009 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन लोगों ने देखा है। आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता के बीच एक माहौल बना हुआ है। पूर्वोत्तर में कहीं मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री खामोश हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाने की मणिपुर हिम्मत जता पा रहे हैं? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? देश दौरा कर लिए, विदेश दौरा कर लिए, गोरखपुर दौरा कर लिए, बनारस कर लिए, झारखंड कर लिए, मणिपुर का दौरा नहीं करेंगे। देश भी समझ रहा है। तो दक्षिण में इनका कहीं नामो निशान नहीं है। जुमाए उत्तर भारत के कुछ राज्यों में ये हैं, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं, राजस्थान में ये है नहीं, मध्य प्रदेश से खत्म होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ये है नहीं, झारखंड में ये है नहीं, हिमाचल प्रदेश में ये है नहीं, बिहार में ये है नहीं। सर विपक्षी दलों की तरफ से जो संकेत दिया गया, चंद्रेश भाई, परसेप्शन है लोगों का, चंद्रेश भाई यही सवाल तो आप लोगों से भी पूछा जा रहा है ना कि जैसा जिन लोगों के साथ आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, भाई ये कहां से चुनाव सर जिनके साथ आप गठबंधन का सपना पाल रहे हैं, वो तो साफ संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपनी हैसियत के हिसाब से सीटों की बात करे, उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से, तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी कहां से? कांग्रेस पार्टी फिलहाल सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। यूपी में कोई गठबंधन नहीं होगा, यूपी में कोई गठबंधन नहीं होगा।
सुन लीजिए उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। हम उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भविष्य में शीर्ष नेतृत्व कोई गठबंधन करता है उसका अनुपालन किया जाएगा और कार्यकर्ता अपने सहयोगी पार्टी को और अपनी पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगाएंगे। फिलहाल हम संपूर्ण भारत में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की जो है तैयारी में है। पहली बात तो सुन लीजिए, गठबंधन होता है उसका स्वागत किया जाएगा, गठबंधन की प्रक्रिया चल रही है, क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या निर्णय होगा उसकी सूचना दे दी जाएगी। लेकिन जो बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, दक्षिण भारत में भाजपा है नहीं, मणिपुर जल रहा है, पूर्वोत्तर से खत्म, हिमाचल में ये कहीं है नहीं, दिल्ली में ये है नहीं, पंजाब में ये है नहीं, राजस्थान में है नहीं, मध्य प्रदेश में खत्म होने जा रहे, छत्तीसगढ़ में है नहीं, झारखंड में है नहीं, बिहार में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब देंगे अस्तित्व बचा हुआ है। चंद्रेश भाई, भगवान भाजपा, चंद्रेश भाई आप जवाब दीजिए। राजस्थान में कांग्रेस के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं? बिहार में आपकी पार्टी के कितने सांसद हैं? सुन लीजिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सूरज वैसे ही अस्त होने जा रहा है जैसे 2004 में अटल और आडवाणी का सूरज अस्त हो गया। ठीक है, आपको इस बात की उम्मीद है कि 2004 वाला फॉर्मूला इजाद होगा और वो कारगर भी साबित होगा, लेकिन कैसे, ये सवाल अब भी यक्ष प्रश्न की तरह है। लेकिन अश्वनी शाही, ठीक है अश्वनी शाही साहब, वो ये कह रहे हैं कि जनता उकता चुकी है, महंगाई और बेरोजगारी। आपको लगता है कि बीजेपी के गले की घंटी बज सकती है? बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी इस समय देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। चंद्रेश भाई, ये अश्वनी जी मेरा सवाल था। के साथ जनता के बीच जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करेगी। ठीक है अश्वनी जी, आप मान रहे हैं कि देश में महंगाई चरम पर है इस वक्त? देखिए, ये समसामयिक महंगाई है, कहीं कुछ वो नहीं। टमाटर हर साल आप निकाल लीजिए बरसात के समय में कितने महंगे होते हैं। बाकी इन लोगों को दीवार पर पेट्रोल डीजल गैस का तो कोई लेना देना नहीं है ना बरसात से। मैं बता रहा हूँ सर, आप पेट्रोल डीजल श्री गंगानगर में 110 रुपए बिक रहा है। महंगाई कहाँ नहीं है? बेरोजगारी राजस्थान में कितने % है ये भी देख लीजिए, 30% है। तो वो देखने वाली चीज है, ये तो महंगाई बेरोजगारी है ही है। और गैस सिलेंडर चंद्रेश भाई, राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलता है और वहाँ की ठीक चंद्रेश भाई, ठीक है सुन लीजिए फिर आप काउंटर कर दीजिए। 2000 रुपए प्रत्येक परिवार को बचत हो रहा है महीने में। ठीक है अश्वनी जी, देखिए वहाँ पर अच्छा जी, चंद्रेश जी क्योंकि चीजों को बता रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ 500 रुपए हम सिलेंडर बांट रहे हैं, अच्छी बात है, बांटे। सब्सिडी खत्म किया, यही सब्सिडी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों से कहा और सबने छोड़ा उनकी बात पर, यही सब्सिडी वो देना चालू कर दिए, क्या सस्ता हुआ है हम मान रहे। लेकिन गंगानगर में क्यों नहीं? चुनाव जीतने के बाद हिमाचल में तेल महंगा क्यों होता है 3 रुपया, बिजली महंगी 80 पैसे क्यों होती है, कर्नाटक में 3 रुपए जो है बिजली महंगी क्यों होती है? तो ये सब भी इनको सोचना चाहिए। और ऑल टाइम महंगाई, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री, माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री होते हुए ऑल टाइम महंगाई 13% से ऊपर थी। आज आप 1.3% का इन्फ्लेशन ले लीजिए सर। उस महंगाई के बीच में तब पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज कितनी है? आपने चलिए गंगानगर की बात कर दी, मेरे पास नोएडा में यूपी की बात कर रहे हैं, 96 रुपए कुछ पैसे है ना प्रति लीटर पेट्रोल। एकदम आपको लग रहा है कि ठीक है, सस्ता है? नहीं, गंगानगर में महंगा है। अरे सर, एकदम बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इसका जवाब आप हमसे ले लीजिए। इन लोगों की सरकार थी, कितना तेज उछला था तेल का दाम। उस तेल के दाम में किसी ने जो है आज तक उतना उछाल तो हुआ ही नहीं कहीं। सर 90 रुपए का आंकड़ा तो पार किया आपकी सरकार में। सर परसेंटेज में आइए ना, 90 रुपए की बात मत कीजिए। अगर 20 रुपए का तेल है, डॉलर की बात कर रहे थे अभी, आंकड़ों की जादूगरी जो होती है ना, आप लोग तो बेहतर तरीके से समझते हैं और इसी जादूगरी में तो आम जनता उलझ कर रह जाती है। सर मोहम्मद तारिक खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं। मैं आऊंगा चंद्रेश भाई, आऊंगा, मैं आऊंगा सर, दे दीजिएगा, आप ही लोगों को जवाब देना है। तारिक भाई, कैसे मुकाबला कीजिएगा और उत्तर प्रदेश में किसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं 2024 में? गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा, ये सारी बातें, मीटिंग पोस्टपोन है, अगली वाली वहां पर होगा, है ना। अभी शायद
बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे 1.3 इन्फ्लेशन कहाँ पे है, एक्सप्लेन करें जरा ब्रीफली, क्या है 1.3? 1.34% थोक महंगाई दर है हिंदुस्तान का। तारिक जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 1.34% पिछले हफ्ते आया है, देख लीजिएगा, CII का आया है। इन्फ्लेशन रेट नहीं, थोक महंगाई दर नहीं, कौन सी दो तरीके से कौन सी इन्फ्लेशन रेट आप बता रहे? 4.25 से 7 पॉइंट के बीच में इन्फ्लेशन है, 1.5 आपने 1.3 जाकर आपने CII के आंकड़े खोल लीजिए, 1.34% है थोक महंगाई दर हिंदुस्तान में। मैं एंकर महोदय आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ा प्रतिष्ठित आपका चैनल है, इस तरीके से अनर्गल बयान न कराया करिए। अनर्गल बयान समाजवादी सर, ये अनर्गल बयानबाजी भी तो आप ही माननीयों के जरिए होती है ना, इसमें एंकर को दोष क्यों दे रहे हैं? समाजवादी का टाइम है। तारिक भाई सुनिए, तारिक भाई सुनिए, मुझे बताइए कि आप लोगों के पास रणनीति क्या है जिसके आधार पर आप दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हम समेट देंगे? अरे सुनिए, बिजली की बात की, बिजली 3 रुपए में बिजली उत्तर प्रदेश में बिकती थी, 7.5 रुपए पर यूनिट है इस टाइम। अरे आप महंगाई पर बोल रहे थे, क्यों भागे बिजली पर? बिजली पर क्यों भागे? 1.3 अश्विन भाई सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपको। ये आंकड़ा 7 तारीख का है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप काउंटर कर दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। आप काउंटर का टाइम लीजिएगा, मैं डिटेल दे रहा हूँ। मुझसे डिटेल लीजिए, मुझसे डेटा लीजिए, डेटा पे बात होनी। देखिए, हाँ डेटा बात करिए। आइए पेट्रोल डीजल पर भी बात करता हूँ डेटा पर, डॉलर पर भी बात करता हूँ डेटा पर। ऐसा है, सत्ता का अहम यही है कि सामने वाले प्रवक्ता को इनसे बुलवा लीजिए। मैं अरे भाई, अभी आपके पहले वाले प्रवक्ता जो भाग गए उसके जगह पे आप आए हैं, वो बोलने दे रहे थे, लगातार बोले चले जा रहे थे। नहीं तारिक भाई सुनिए, देखिए ऐसा है वो कौन से विपक्ष की तरफ से इस वक्त 2 पार्टियों के नेता हैं और आपके सवाल भी बीजेपी से हैं, तो जाहिर है कि उन्हें थोड़ा सा मौका तो मिलेगा ज्यादा, लेकिन आपके अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए और मुझे बताइए कि रणनीति आपके पास क्या है, किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता से विदाई कर देंगे? देखिए, रणनीति एकदम सिंपल है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं उससे देश परेशान है उत्तर प्रदेश में। जहां तक गठबंधन की बात है तो आप परेशान हैं कि कैप्टन कौन होगा। हम बता दे रहे हैं ना कैप्टन कौन होगा। कैप्टन है गरीबी, बेरोजगारी, महिलाएं, किसान, यही सब कैप्टन है। 77 में अपनी पार्टी तोड़कर जनता पार्टी में विलय कर लिया था, तब पता था कौन था कैप्टन। और राजभर से टैक्स करने जा रहे, कितनी सीटें देंगे? अपना दल है, इसको कितनी सीटें देंगे बताएं? अरे कांग्रेस को बताइए कितनी देंगे आप? हम दाल चावल बना के खाए और या पनीर बना के खाए, आपसे मतलब? अरे सर, लेकिन जब खिचड़ी बनाने लगेंगे ना तब तो सवाल उठेंगे। अरे खिचड़ी आप पूछिए, आप बताइए ना, गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, पीडीए क्या है? बताइए मुझे, पीडीए क्या है? पीडीए क्या है कोई जो है सर, बताइए ना पीडीए क्या है और इस पीडीए में कौन कौन से दल हैं? पीडीए एक कॉन्सेप्ट है, सुनिए पीडीए को मिसलीड मत करिए। नहीं तो सर बताइए ना ये कॉन्सेप्ट, और इसमें इस कॉन्सेप्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं? बोलने तो दीजिए। देखिए, पीडीए एक कॉन्सेप्ट है जिसके 2 लोग जिनके साथ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं करते हैं। अगर यूनिफॉर्मिटी होती तो प्रेसिडेंट को जब यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन किया था तो बुला लिया होता, क्यों नहीं बुलाया था? हो गई यूनिफॉर्मिटी। ये मुद्दों पर जवाब जब नहीं होता है ना, इधर उधर जब गेंद जाने लगती है तो कहीं ना कहीं मुद्दा भटकता है। एक ब्रेक के लिए हमें और रुकना है। नहीं, एक ब्रेक के लिए रुकना है। मैं ब्रेक के बाद तारिक भाई आपसे, आपके पास ही पूर्वांचल की, जिस पर बीजेपी की निगाह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर की धरती से दांव चल दिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि विपक्ष के पास इसकी क्या काट है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं तारिक भाई आपके पास ही आऊंगा, अपनी बात भी पूरी कीजिए और पीडीए का मतलब समझाइए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय की बात बहुत होती है। पीडीए का सिंपल एक कॉन्सेप्ट ये है कि जिन लोगों के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया है, इसीलिए हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हम बैकवर्ड की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं और हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तब भूल जाते हैं। नहीं, सत्ता में रहते ही कैसे भूल गए? कैसे भूल? जिस पीडीए की बात आप कर रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि पिछड़ा हो गया, दलित हो गया, आदिवासी हो गया, यही पीडीए है ना? बिल्कुल। हाँ, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक। आरोप तो ये लगाए गए ना कि आरक्षण का वादा करके जब सत्ता में थे तब ध्यान नहीं आया, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना सर आपसे भी। देखिए ऐसा है,
कि केंद्र की सरकार योजनाओं को धरातल पे लाने में विफल रही है। और जब ये हारते हैं तो ये इनके पास दो कॉन्सेप्ट बचते हैं, एक मुसलमान और एक पाकिस्तान। छुप जाएंगे छोटे बच्चे की तरह डर के। क्यों डरेंगे? सुन लीजिए बात। अभी जो समिट हुआ, जो वर्चुअली समिट हुआ चाइना का, शंघाई एसोसिएशन का, उसमें पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। छुप गए, डर गए। डरे तो पाकिस्तान के पीछे छुप गए जाकर, फिर डरे तो मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ये जो डर है ये साफ विजिबल है। 3 जगह बीजेपी। ये जो डर की बात आप कर रहे हैं उपाध्याय साहब, ये डर वाकई में है मुस्लिम समाज के भीतर या ये डर पैदा करने की कोशिश की गई? पहला। और दूसरा ये कि आप जो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब तक कहा जाए कि देखिए भाई बीजेपी का कुनबा बिखर रहा है, एनडीए से तमाम दल साथ छोड़कर जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति में तो बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उधर विपक्षी एकता का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। जो विपक्षी एकता का राग अलापने वाले दल थे आपस में ही लड़ रहे हैं, कैसे मुकाबला कर पाएंगे फिर? जहां बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है कुनबा बढ़ाने, विपक्षी दल एक होने की बात कर रहे हैं, तो ये तो समय बताएगा कि किसका कुनबा कितना भारी होता है जी। लेकिन विपक्ष चंद्रेश भाई जिस तरीके से एकजुट होने की बात करता है उस पर बहुत सारे संदेह खड़े होते हैं। महाराष्ट्र में हम चले जाएं तो देखिए एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई। अब तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष रहेगा ही नहीं, या तो वो खरीद लिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा या सब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, जो इस समय के हालात हैं। लेकिन जनता देखिए, अभी अश्विनी साई जी कह रहे थे कि 1.3 हो गई महंगाई। अरे किसी चौराहे पे जाके मत कह देना किसी पान वाले की दुकान पे, चाय वाले की दुकान पे कि महंगाई नहीं है। अश्विनी साई जी जनता से जाके पूछिए, रोजगार है नहीं, महंगाई अपने चरम पर है, तो कब तक फ्री राशन दे के जिंदा रखेंगे? एक तरफ आप कहते हैं फ्री की रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, दूसरी तरफ आप राशन, अगर ये राशन नहीं मिल रहा होता तो बहुत सारे लोग भूख से दम तोड़ देते। कौन खरीदेगा 1200 रुपए का सिलेंडर, 1100 रुपए का सिलेंडर? और जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो आप कितने भी आंकड़े बता दीजिए, पेट्रोल पंप पर खड़े होकर बोलिए कि भाई कोई महंगाई नहीं है, वहाँ जनता जवाब देती है। और यही इंडिया साइनिंग के साथ हुआ था। इंडिया साइन नहीं कर रहा था और आप प्रचार कर रहे थे इंडिया साइनिंग, इंडिया साइनिंग, यानी जले पर नमक छिड़कना कहते हैं इसे हिंदी में। लेकिन वो वाला माहौल उपाध्याय जी है क्या मौजूदा वक्त में? क्योंकि वो दौर और था, तकरीबन 20 साल का वक्त हो गया जब इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था, जो धराशायी कर दिया विपक्षी एकता ने। क्या उस तरह की एकता मौजूदा समय में आपको दिखाई दे रही है? देखिए, एकता तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जनता की अदालत का जो फैसला होता है वो सर्वोच्च फैसला होता है जी। अगर इतनी महंगाई पे भी आप ये कहेंगे कि महंगाई है ही नहीं, तो जनता क्या महसूस करेगी? ठीक है अश्विनी जी जवाब दीजिए, मैं चंद्रेश भाई आपके पास आ रहा हूँ। जी, मैं जवाब देता हूँ। मैं आरवी उपाध्याय जी, आप कहेंगे महंगाई आज का मुद्दा नहीं है। इस देश में जब देश आजाद हुआ था तभी गाना 60 में बन गया था, हाय हाय रे महंगाई, आपने सुना होगा। आप ही के दौर का गाना रहा वो, हम भी उसी से कुछ दिन बाद पैदा हुए होंगे। तो मैं एक आंकड़ा देना चाहता था, चंद्रेश भाई ने बहुत कुछ कहा तारीख। हाँ, एकदम संक्षेप में। मार्च 90 में पेट्रोल था 9 रुपए 84 पैसे और 92 सितंबर में आते आते 16 रुपया हो गया था। कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? 70% से ऊपर की। और पेट्रोल, हम डीजल की बातें नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल जो है 14 में 66 रुपए था, आज कितना है? 95 रुपए है। कितने परसेंट की वृद्धि है देख लीजिए। मैं उस समय की बात कर रहा था। डॉलर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में डॉलर कितने रुपए पर मिला था कांग्रेस को, और कहां तक उन्होंने हमको दिया? उन्होंने मोदी हमको सरकार को में दिया था। डॉलर किस कीमत पर मिला था? मैं कह रहा हूँ ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 28 रुपए का डॉलर दिया था, 68 रुपए का डॉलर इन लोगों ने हमको दिया। आज कितना? 83 रुपए है। आप जोड़ लीजिए, 10 साल में मनमोहन सिंह जी के डॉलर का कितना, क्या घटा था, क्या बढ़ा था? ये लोग यहाँ पर जो है और तारिक जी बैठ कर कहते हैं मुंह पर उंगली रखकर, ये घबराए क्यों हैं? आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर आगे बढ़ रही है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बगैर इनका काम ही नहीं चलता। नहीं, वो तो चलेगा। समाजवादी पार्टी जो मेरी बेटी उनका कल में 30,000 रुपया देती थी मुसलमानों को, हिंदू को क्यों नहीं देती थी? यादव की भर्ती होती थी पुलिस में, बाकी किसी की क्यों नहीं भर्ती होती थी? तो एम और वाई लेकर चलते थे, इसीलिए जनता ने उनको किनारे कर दिया।
चंद्रेश भाई, क्या क्या कैसे 19 में मुकाबला, मिले 2 लोग, क्योंकि 19 में 2 सवाल लोग मिले, समीकरणों लेकिन पर उलझ जनता ने जाते हैं फिर भी ना, नकार दिया इनको। और ये तो हिंदुस्तान की राजनीति का मिजाज रहा है कि चुनाव के पहले विकास के तमाम बड़े बड़े बातें और दावे की जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो चुनाव की दिशा मुड़ जाती है, कभी जातियों पर, कभी धर्म पर, इस पर अटक कर रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में झूठ का बोलबाला है, सच का मुंह काला है और चारों तरफ घोटाला है। इनके राज में दया रोती है, हया सिसकती है, हैवानियत पनपती है, इंसानियत तड़पती है। धन के धमार में कर्तव्य को शर्म आता है और न्याय की अदालत में न्याय को लाज आता है। ये बहुरूपिया लोग हैं, इनका सत्य से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कांग्रेस मुहावरों से इस वक्त काम चला रही है। तारिक भाई, पूरा हो जाने फाइनल रिएक्शन सर, समय का अभाव है इसलिए संक्षेप में आप सभी से। कहाँ है भाजपा, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। अरे भैया, अरे 11 राज्यों में आपके कोई सांसद नहीं चंद्रेश जी, 11 राज्यों में कांग्रेस का। तारिक भाई 10 सेकंड का वक्त है, अगर अपनी बात पूरी कर पाए, मुकाबला कैसे कीजिएगा और क्या समाजवादी पार्टी ने तय किया कि अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना है, संक्षेप में। अरे भैया, ठीक है चंद्रेश भाई। उत्तर प्रदेश में बचे हैं, हिमाचल में गायब, बिहार में खत्म। कहाँ है भाजपा देश में? ये कहाँ है भाजपा? बिहार में कितने सांसद हैं आपके? झूठ न हो, झूठ न हो, कितना सांसद है? यूपी में कितने हैं? मध्य प्रदेश में कितने? चलिए बिल्कुल, अब समय का अभाव है, वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता है, लेकिन इतना जबरदस्त ये जरूर है कि इस बार का लोकसभा चुनाव जिसमें जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिलेगा। हालांकि अपनी अपनी रणनीति, अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है ये तो तभी पता चल पाएगा जब जनता जनार्दन का फैसला सामने आएगा। लेकिन ये जरूर है कि अपनी अपनी रणनीति को धार देने का प्रयास दोनों ही दलों की तरफ से किया जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।